14 मार्च 1979 राजस्थान में जयपुर पुलिस गश्त पर थी। पुलिस वाले वहां पर नाकाबंदी करके किसी को ढूंढ रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक शख्स के ऊपर पड़ती है जो कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और उसने कंबल ओढ़ रखा था। पुलिस वाले उसके पास में जाते हैं और उससे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद पुलिस वाले उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद जैसे ही पुलिस वालों ने उससे पूछताछ की, उसने जो कुछ पुलिस वालों को बताया वो सुनकर पुलिस वाले घबरा चुके थे कि उन्होंने किस शख्स को उठा लिया है। तो ऐसा इस व्यक्ति ने क्या कर दिया था जिससे पूछताछ करते हुए पुलिस वाले इतना ज़्यादा डर चुके थे। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। घटना की शुरुआत शहडोल शहर से होती है जो कि राजस्थान के गंगानगर इलाके के अंडर में आता है। वहां पर 18 नवंबर 1973 के दिन पुलिस वालों के पास सुबह 5 बजे एक फ़ोन कॉल आता है। उस फ़ोन कॉल में पुलिस वालों को एक घटना के बारे में बताया गया था। वहां के पास में ही बने एक गुरुद्वारे से वो फ़ोन कॉल की गई थी, जिसके बाद पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद पुलिस वालों ने जो कुछ देखा उसे देखकर पुलिस वाले डर चुके थे, क्योंकि वहां पर गुरुद्वारे के सेवादार और उनके दोनों बेटों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उनको मारकर गुरुद्वारे के बाहर ही फेंका गया था और उनके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिसकी वजह से उनका सर बिल्कुल पिचक चुका था और जिससे बहुत सारा खून बह रहा था। और ये तो इस घटना की शुरुआत ही थी, क्योंकि इसके बाद राजस्थान में हर दिन ऐसी घटना होना आम बात हो गई। हर रोज किसी ना किसी शख्स की पुलिस वालों को लाश मिल रही थी और सबको एक ही तरीके से मारा जा रहा था। उन सभी के सर पर बड़ी बेरहमी से किसी भारी चीज से वार किया जाता और उनको मारकर वहीं पर फेंक दिया जाता, जिससे पुलिस वालों को समझने में अब देर नहीं लगी कि ये किसी एक ही शख्स का काम है जो कि एक बहुत बड़ा सीरियल किलर बन सकता है, क्योंकि वो हर रोज किसी ना किसी व्यक्ति को मार रहा था। और इतने सारे केस होने के बाद पुलिस वाले इस केस को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और अपना पूरा ध्यान इस केस पर लगा देते हैं कि उन्हें सिर्फ इसी शख्स को ढूंढ के निकालना है कि जो लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है। लेकिन पुलिस वालों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पुलिस वालों के पास ना तो उस शख्स का कोई स्केच था, ना ही उसके बारे में पुलिस वाले जानते थे कि वो कैसा दिखता है। और उस दौर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिससे पुलिस वाले उसको ढूंढ सके। इसलिए पुलिस वालों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी उस शख्स को इतने बड़े शहर के अंदर से ढूंढ के निकालना। और दूसरी तरफ वो शख्स जो इंसानों को बड़ी बेरहमी से मारा करता किसी भारी चीज़ से, उसको अब कनपटी मार के नाम से वो वहाँ पर प्रसिद्ध हो गया। सभी लोग उसे कनपटी मार कहने लगे थे, क्योंकि वो रात के अंधेरे में घर से बाहर निकला करता और किसी भारी चीज़ से किसी भी इंसान का शिकार कर लेता, जिसकी वजह से अब उसका नाम कनपटी मार पड़ गया था। और जिसको भी ये शख्स मारा करता, उसको मारने के बाद उसके पास जो भी कीमती चीज़ हुआ करती है, उसके पास जो पैसा वगैरह हुआ करता, उसको लेकर ये फरार हो जाया करता, जिसके बाद दिन के उजाले में इसको ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि ये सिर्फ रात में ही अपना शिकार किया करता। और अब पुलिस वालों को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स इन लोगों को क्यों मार रहा है। पहले तो पुलिस वालों को ऐसा लगा कि लूटपाट के लिए ये लोगों को मार रहा है, लेकिन कई वारदातों में ऐसा देखा गया कि उन लोगों को जिनको इसने मारा है उनका पर्स या उनकी कीमती चीज़ें उनके पास ही थी, जिससे पुलिस वाले अब समझ चुके थे कि ये लूटपाट के इरादे से इन लोगों को नहीं मार रहा, बल्कि इसके पीछे कोई और ही कारण है। लेकिन पुलिस वालों को ये कारण नहीं समझ आ रहा था कि ये किस वजह से उनको मार रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि उस टाइम पर सबूत जुटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए पुलिस वाले अब बाहर निकलते हैं, एक टीम का गठन किया जाता है और वो टीम वहाँ पर जिनके ऊपर कनपटी मार ने हमला किया था और उसके हमले से जो जो व्यक्ति बच गए थे, अब पुलिस वाले उनको ढूंढना शुरू करते हैं। पुलिस वालों की एक टीम उन व्यक्तियों को ढूंढना शुरू करती है। काफ़ी महीनों की मशक्क़त के बाद पुलिस वाले 7 ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने में सफल होते हैं जो कि कनपटी मार के हमले से बच गए थे, और उन्हीं 7 व्यक्तियों को अब पुलिस
स्टेशन में बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई। और इन 7 व्यक्तियों में से भी 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिल्कुल पास से उस व्यक्ति को देखा था, यानी कि गणपति मार को बिल्कुल पास से देखा था, क्योंकि जब भी वो अपना शिकार करने के लिए बाहर निकला करता वो रात के टाइम में निकला करता और बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से इन लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा। लेकिन 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने उसको देख लिया था। अब इन्हीं के बयान से पुलिस वालों ने वहां पर स्केच आर्टिस्ट को बुलाया और उनके बयान से ही उसका स्केच तैयार किया गया। और जब उसका स्केच बनकर तैयार हुआ, उसे देखकर पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि ये कोई 25 से 26 साल का व्यक्ति है जो कि ये कांड कर रहा है। और ये स्केच बनने के बाद पुलिस वालों ने पूरे गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में उसकी फोटो को दीवारों पर लगा दिया और उसके नीचे लिख दिया गया कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर ऐसा व्यक्ति आप लोगों को कहीं भी दिखे तो सीधा आप पुलिस स्टेशन में आके हमसे संपर्क करें। लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि 6-7 हफ्ते का और टाइम बीत गया, लेकिन ये वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो गणपति मार अपना शिकार पे शिकार किए जा रहा था और पुलिस वाले अपने गश्त पे गश्त लगाए जा रहे थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था। और अब तक उस कातिल ने 70 लोगों को मार डाला था, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। तो फिर तारीख आती है 14 मार्च 1979, जिस दिन ये हत्यारा खुद ही पुलिस वालों के बिछाए जाल में आकर फंस गया। क्योंकि 14 मार्च के दिन रात के टाइम पर जयपुर पुलिस गश्त पर थी और चलते चलते वो एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। वहां पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक शख्स उनके सामने से चला आ रहा है, लेकिन उसने कंबल ओढ़ी हुई थी। और वो पुलिस वालों को देखकर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया और पुलिस वालों को देखने लगा। लेकिन पुलिस वालों ने उसको देख लिया था कि एक शख्स जो कि अभी सामने से आ रहा था, लेकिन हमें देखकर वो पेड़ के पीछे जाके छुप गया है। जिसके बाद पुलिस वाले उसके पास जाते हैं और उसे पूछताछ के बहाने उठा लेते हैं और इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। और पुलिस स्टेशन में लाने के बाद पुलिस वालों ने जब उससे पूछताछ की तब उसने अपना नाम शंकरिया बताया और उसने अपने घर का भी एड्रेस दे दिया था। जिसके बाद पुलिस वाले उसका एड्रेस कंफर्म करने के लिए उसके घर पर भी जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्हें उसके माता पिता भी मिलते हैं और उनसे पुलिस वालों ने बात भी की। जिसके बाद पुलिस वाले ये समझ चुके थे कि शंकरिया झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन पुलिस वाले अभी तक ये नहीं समझ पाए कि जो भी कत्ल हुए हैं, यानी कि वो 70 कत्ल जो हुए हैं वो शंकरिया ने ही किए हैं। क्योंकि पुलिस वालों ने जो वो चित्र बनवाया था, उसका स्केच तैयार किया गया था, वो शंकरिया से इतना ज़्यादा मैच नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसे पहचान नहीं पाए। और इस शंकरिया का जन्म 1952 में जयपुर इलाके में हुआ था और जो कि 25 साल की उम्र तक आते आते अपने सनकीपन की वजह से 70 लोगों को मार चुका था। और पुलिस वालों को शंकरिया पर शक तो पहले से ही था, लेकिन शंकरिया के पास कोई भी हथियार नहीं था, जिसकी वजह से वो उससे सिर्फ पूछताछ कर सकते थे। अब वो उससे पूछताछ कर रहे थे, इस दौरान शंकरिया बातों को गोल गोल घुमाने लगा। पुलिस वालों ने शंकरिया से कहा कि यहाँ पर चारों तरफ मौत का तांडव हो रहा है, बाहर एक गणपति मार सीरियल किलर घूम रहा है और तुम कंबल लेकर बाहर क्यों घूम रहे थे। लेकिन पुलिस वालों की इन बातों का पहले तो शंकरिया ठीक से जवाब नहीं दे पाया, जिसकी वजह से पुलिस वालों का शक उसके ऊपर और भी ज़्यादा होने लगा और अब पुलिस वाले उसे अपनी बातों के अंदर फंसाना शुरू कर रहे थे। और जिससे तंग आकर शंकरिया खुद ही बोल पड़ा कि जी हाँ, मैं ही वो सीरियल किलर हूँ जिसने इतने सारे लोगों को मारा है। आप लोग 70 लोग कह रहे हैं, बल्कि 70 नहीं, मैंने तो 72 लोगों को मार दिया है। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के होश ही उड़ गए, उनके हाथ कांपने लगे कि जिस शख्स को वो अनजाने में पकड़ लाए हैं वही वो सीरियल किलर है जिसने 72 लोगों को मारा है। लेकिन पुलिस वालों को अब पक्का पता चल चुका था कि यही वो शख्स है जिसने इतने ज़्यादा लोगों को कत्ल कर दिया है। जिसके बाद पुलिस वाले उससे एक एक सवाल पूछना शुरू करते हैं और शंकरिया भी बिना हिचकिचाहट से उनके सवालों का जवाब देना शुरू कर देता है। और पुलिस के द्वारा पूछे गए सवालों में सबसे मेन सवाल यही थे कि तुम ये वारदात कैसे अंजाम देते थे और क्यों उन लोगों को मार रहे थे। जिसके बाद शंकरिया ने पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि मुझे उन व्यक्तियों को मारकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया करता, जब मैं उनके ऊपर अपने हथौड़े से वार किया करता और उनके सर से जब खून बहने लगता और वो तड़प तड़प कर अपनी जान देते, वो सब कुछ देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया करता और कई बार मैं उनके पैसे वगैरह भी चुरा लिया करता। जिसके बाद पुलिस वालों ने शंकरिया से पूछा कि वो हथौड़ा कहाँ है जिससे तुम लोगों के ऊपर वार किया करते। और इसके बाद शंकरिया ने पुलिस वालों को वो जगह भी बता दी जहां पर उसने हथौड़े को छुपाया था।
जिसके बाद कुछ पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां से उस हथौड़े को बरामद कर लेते हैं। हथौड़े को बरामद करने के बाद पुलिस वाले दोबारा से अब शंकरिया से पूछताछ करते हैं कि वो वारदात को कैसे अंजाम दिया करता। उसने बताया कि मैं रात के अंधेरे में घर से कंबल ओढ़कर हथौड़े को हाथ में लेकर घर से निकला करता, और वो उस टाइम का दौर था जब लोगों के घर पर बिजली नहीं हुआ करती और लोग अपने घर पर लैंटेन जलाया करते, और आधी रात को वो लैंटेन भी बंद हो जाया करती, जिसके बाद चारों तरफ इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाया करता कि लोगों को एक दूसरे की शक्ल भी दिखा नहीं करती। और इसी दौरान वो सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो जाया करता और इंतज़ार किया करता अपने शिकार का। जब उसे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया करता जो कि अकेला हो, उसके ऊपर जाकर वो हमला कर दिया करता और अपने हथौड़े से उसके सर को फोड़कर उसके पास खड़ा होकर उसे तड़पता हुआ देखा करता। और इन सब के बाद पुलिस वाले उसे अदालत में पेश करते हैं। अदालत में ले जाने के बाद उसे वहां पर फांसी की सज़ा सुना दी गई, लेकिन शंकरिया चुप बैठने वाला नहीं था। उसने अपनी सज़ा माफ़ी की अर्जी हाई कोर्ट में लगा दी, लेकिन वहां पर भी उसकी सज़ा बरकरार रही। जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां पर भी उसने अपनी सज़ा माफ़ी की अर्जी लगाई, लेकिन वहां पर भी उसकी सज़ा ऐसे ही बरकरार रही। और इसके बाद वो आखिरी उम्मीद लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचा, और वहां पर भी राष्ट्रपति ने उसके ऊपर कोई भी रहम नहीं किया और उसकी सज़ा को ऐसे ही बरकरार रखा। और इसके बाद 16 मई 1979 के दिन सेंट्रल जेल जयपुर में शंकरिया को फांसी पर लटका दिया गया, और इसी के साथ शंकरिया का अंत हो गया। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।